गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रेडिएशन, है ना। आप लोग, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम रेडिएशन? कोई ऐसा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया और नहीं बना? एक एक दो क्वेश्चन आपको बोला गया था ना अटेम्प्ट कर सॉल्व करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बट उससे पहले हम लोग कुछ रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखिए इस तरह से कि एक शीट है, ठीक है, और छोटा सा शीट है, बड़ा शीट नहीं है, इट इज ए स्मॉल शीट, ठीक है। और इसमें कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एंड साइन ओमेगा टी। तो देखो, हम लास्ट क्लास में बताया था ना कि एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए। एक्सेलरेटेड चार्ज बेसिकली ऑसिलेटिंग हो सकता है, रोटेटिंग हो सकता है, या किसी वायर में एक्सेलरेटेड चार्ज तभी होता है जब उसमें कोई एसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देयर शुड बी एसी करंट। तो इस तरह केस है, ठीक है ना, कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाट इज पावर पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। कैन देखो, लास्ट क्लास में जो आपने जो पढ़ के गए हैं ना, देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, तो आपको तो वही करना होगा ना, जितना आप जानते हैं उसी से आंसर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया एग्जाम में डेवलप करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जितना जानते हो ना, बस उसी से आपको इसे रिलेट करना होगा। ओके, यू विल हैव टू रिलेट विथ व्हाट यू नो। ओके, व्हाट इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। देखिए, किसी से रिलेट होगा, मतलब जो आप जानते हैं उससे किसी से भी रिलेट करके देखिए। जानते हो, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये क्वेश्चन किसी बुक से लिया गया है, ठीक है, हमने लेकिन ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में देखा नहीं है, ठीक है ना, तो किसी बुक से लिया गया है, या फिर जिस पर्सन ने पूछा है, जिस पर्सन ने भी सेट किया इस क्वेश्चन को, उसको ईएमटी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। तभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये हो सकता है कि वो पर्सन उसी ड्यूरेशन में ईएमटी पढ़ा रहे होंगे कहीं पे, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, ठीक है, तभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें करंट दिया हुआ है ना, करंट आप देखिए चार्ज के डेरिवेटिव से आ सकता है, ठीक है। इसमें देखिए करंट सर्कुलेट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट सर्कुलेटिंग, करंट सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल में बताया गया था कि मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो एक स्मॉल करंट लूप होता है। सो यू कैन नॉट रिलेट इट विथ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। तो आप मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे जानते हो आप, इससे स्टार्ट करिए। पावर इज इक्वल टू, हमने बता रखा है आपको कि पी वेक्टर डबल डॉट, ठीक है ना, का मॉडुलस स्क्वायर, फिर एवरेज अपॉन सी पाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब, ठीक है। ये बेसिकली डाइपोल, ऑसिलेटिंग डाइपोल के केस में, मतलब ऑसिलेटिंग डाइपोल बोलिए या कोई भी डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ओके, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, या चार्ज, सॉरी, चार्ज इनटू लेंथ ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अगर हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दे, देखिए पी डबल डॉट, तो ये बन जाएगा क्यू डबल डॉट, ठीक है ना। क्यू डबल डॉट, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये करंट बन जाएगा, तो और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे कह सकते हो डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ओके, और इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। देखो, दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार में करंट हो जाएगा, दूसरी बार में करंट का डेरिवेटिव, तो देखो करंट का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो, और ये कॉस ओमेगा टी और इंटू लेंथ हो गया, और ये कॉस ओमेगा टी और इंटू लेंथ, ओके, दैट्स व्हाट वी गेट।
तो पी डबल डॉट मॉडुलस स्क्वायर, इसका मॉडुलस स्क्वायर करना है, फिर एवरेज करना है, तो इससे आ जाएगा देखिए आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और कॉस स्क्वायर का एल स्क्वायर, और एवरेज से 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2 दे देगा, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू हो गया, तो बस इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसलिए पावर इज इक्वल टू, देखिए पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू बस यहाँ पुट करना है, तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 12 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब होगा, ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए लेंथ स्क्वायर जो है ना एक तरह से एरिया हो गया, ठीक है ना, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे तो ये पावर पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 12 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब, दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर है, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जो भी आपने पढ़ा है ना उसी से रिलेट करके आंसर करना है, अगर रेडिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, इसका आप लोग बता सकते हो क्विकली आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, देयर इज ए सर्कुलर लूप, इट्स रेडियस इज सपोज आर दिया हुआ है, और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इस लूप को रोटेट कर रहे हैं डायमीटर के अबाउट, ठीक है, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। सो वी आर रोटेटिंग दिस लूप अबाउट डायमीटर, ठीक है। सो क्वेश्चन इज विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। सो कैलकुलेट एवरेज पावर रेडिएटेड, ठीक है, पावर रेडिएटेड, हमें एवरेज पावर रेडिएटेड निकालना है यहाँ से। इसका आंसर बताइए क्या होगा, एनीवन? ओमेगा ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ये आई कांस्टेंट लिखा है क्या? हाँ आई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है यहाँ पे, ओमेगा ठीक है। देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो करंट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप इसको फ्लिप कर रहे हो ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो एम वेक्टर अगर लिखेंगे ना, तो बेसिकली देखिए किसी भी इंस्टेंट में, जैसे ये इसको फ्लिप कर देंगे, अगर मान लीजिए जैसे हम इधर मान लेते हैं कि सपोज करो ऐसे जो है ना, देखो यहाँ पे ये सपोज एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, तो किसी भी इंस्टेंट में अगर मान लीजिए ये लूप जो है ना इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, हमने इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, तो फ्लिप कर देते हैं इस तरह से, ऐसा हो गया, तो इसका नॉर्मल इधर चला जाएगा, दिस इज एन कैप, ठीक है ना। ये ठीक है, इस तरह से अगर हम बना रहे हैं, मतलब सपोज किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये एंगल सपोज कर लिए ओमेगा टी हो गया जेड डायरेक्शन से, तो इसे देखिए रिजॉल्व करेंगे ना, तो एक कंपोनेंट के कैप में चला जाएगा और एक कंपोनेंट आई कैप में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा देखिए आई इंटू पाई आर स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी और के कैप और माइनस साइन ओमेगा टी और आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मान लो जेड डायरेक्शन में नॉर्मल था, फिर इसको हमने ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब एम डबल डॉट आप निकालोगे ना, एम डबल डॉट, तो ये आई इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये कॉस ओमेगा टी और के कैप और माइनस साइन ओमेगा टी और आई कैप, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो बस यहाँ से इसका मॉडुलस स्क्वायर निकालना होगा हमें, क्योंकि उसमें एम मॉडुलस स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो पावर इज इक्वल टू, इसमें ऐसे लिखा हुआ था एम मॉडुलस एम डबल डॉट मॉडुलस होल स्क्वायर, फिर एवरेज वैल्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सी का पावर इसमें 5 था, बाकी सभी फॉर्मूले में क्यूब है, इसमें 5 है, ठीक है ना। तो आंसर इज आई स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पावर 4 ओमेगा पावर 4 और डिवाइडेड बाई
6 पाई एप्सिलॉन नॉट और c पावर 5, यही इसका आंसर, दैट्स द आंसर। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए इसी तरह से बेसिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में देखिए कुछ क्वेश्चंस हम करा दिए थे और ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं हम, देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर emitted by electron in n equal to 1 and n equal to 2, ठीक है, बोर ऑर्बिट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ पावर इमिटेड, ठीक है, एज्यूम, हम ये मान लेते हैं, एज्यूम इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट पावर, ठीक है ना। तो ये जैसे बोर ऑर्बिट में ये कहा जाता है ना कि स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पावर रेडिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना पावर रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दिया गया एज्यूम इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट पावर इन बोर ऑर्बिट, ठीक है ना, इन बोर ऑर्बिट। एक्चुअल में तो एजम्पशन यही है ना कि उसमें पावर रेडिएट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, बोर ऑर्बिट। So assume electrons radiate power in Bohr orbit, ये assumption है, okay। So calculate ratio of power emitted by electron in n equal to 1 and n equal to 2, ठीक है ना, और Bohr orbit। क्या आंसर आएगा बताइए जरा, जस्ट मतलब जानते हो क्या है, देखिए ये सभी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये बस आपको रिलेट करना होता है, जो भी आप पहले से जानते हैं ना, यू हैव टू रिलेट दैट, ओके, यू विल गेट द आंसर। और ये आप करने लगे, मतलब ये रिलेट करना आपको आ गया, समझ लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। और अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तब मुश्किल है, ठीक है ना। जो आप पढ़ चुके हैं ना उसको अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तभी दिक्कत आती है, ओके। और ये बेसिकली होता है रिवीजन से, अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे ना तो बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। क्या आंसर आ रहा है? 16। 16। देखो सभी लोग देखो क्या आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहे हैं। 4 आ रहा है। सर 256 है सर। 256 आ रहा है। देखो तो आप लोग को ही बताना है आंसर, ठीक है, आप रिलेट करके बताइए जो भी जानते हैं पहले से। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी नहीं कर पाएगा या जो भी गलत कर रहे हैं ना, समझ लीजिए कि मतलब आप लोग जो पढ़े हो भूल गए हो, ठीक है। और ऐसी स्थिति में काफी मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है ना उसमें बस आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर नॉलेज जो आपके पास है उसी को यूज करके आंसर करना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऐसी होती है ना कि ऐसा नहीं कि आप, हाँ जब एग्जाम आएगा तो हम रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम तो आने ही वाला है, ठीक है, वो तो अनाउंस हो जाएगा डेट, बस समझ लो एग्जाम हो गया। आपको हमेशा रिवीजन में रखना है सब चीजों को। पीयूष कुमार क्या आंसर आ रहा है? सर कैलकुलेट करें सर, इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो सर्कुलर मोशन का भाई जैसे भी एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आंसर पहले बताना है, ठीक है। पीके शर्मा,
चलो ठीक है, देखो हम बता रहे हैं सॉल्यूशन। आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ना कि आर एन प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है ये? ये n by z a naught क्या होता है? n कुछ लोग रूट एन बता रहे हैं, कुछ लोग एन बता रहे हैं। क्या होता है एक्चुअल डिपेंडेंस? n square. एन स्क्वायर होता है ना, एन स्क्वायर होता है। आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब कूलॉम्स फोर्स में हम जानते हैं कि देखिए कूलॉम्स फोर्स लगता है ना प्रोटॉन और मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो फोर्स यहाँ पे है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसलिए फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन बाय मास मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है ना प्रोपोर्शनल टू आर की जगह ये पुट करोगे तो n का पावर 4 हो जाएगा। अब आप देखिए पावर, पावर जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन स्क्वायर होता है। हम जानते हैं क्यू स्क्वायर, चार्ज पार्टिकल है ना, तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इसीलिए पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पावर इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय पावर इन सेकेंड ऑर्बिट निकालोगे ना, तो ये बेसिकली 2/1 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 256 आंसर आएगा। ठीक है, ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यही जो करने लगा ना समझ लो उसका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखो किसका एग्जाम क्लियर होगा किसका नहीं होगा, ये अभी से पता चल रहा है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम नहीं जानते, ये नहीं जानते थे, ये तो आप जानते हो, तो अब रिलेट करना है ना उसे। ठीक है, तो इसका आंसर 256 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये देखिए हमारा रेडिएशन में बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो बोला गया था असाइनमेंट से अटेम्प्ट करने के लिए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप लोग? अटेम्प्ट किए, और अगर नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किए तो फिर उसको अटेम्प्ट करो फिर पूछो। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट कर लोगे, जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट में बचे हुए हैं ना वो सब आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉरी, अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये समझ लीजिए एक तरह से लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कोई दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ना वो देखो क्या होता है कि इन सभी टॉपिक पे अगर आप फोकस कर लेंगे ना तो ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ऑप्टिक्स का पोर्शन है ना, वो ऑप्टिक्स का पोर्शन हम करा देंगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा रुक के कराएंगे उसे। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, या इसको रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का हम लोग रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन यही है कि इफ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अनदर inertial frame of reference. Okay, so here the transformation from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference, ठीक है ना, another inertial frame of reference is done. एक inertial frame of reference से दूसरे inertial frame of reference में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे शो कर रहे हैं कि ये सपोज कोई एक inertial frame of reference है जिसे हम लोग S बोल रहे हैं। ठीक है ना, और ये कोई दूसरा inertial frame of reference है जिसे हम लोग S प्राइम्ड कह रहे हैं। ठीक है ना, S और S प्राइम्ड। ओके, तो देखिए एस फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है यहाँ पे, सपोज दिस इज सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो बी है, ये इसने देखा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये फ्रेम जा रहा है वी वेलोसिटी से,
सो v इज वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके, तो यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो इस पॉइंट पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है E डैश और मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है B डैश, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर E डैश एंड B डैश। ओके, तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे देखा जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो वही हमें पता करना है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट पैरेलल साइन जो है ना रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है और लेट परपेंडिकुलर साइन रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो है ना बेसिकली पहले माना जाता है कि सपोज करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद चार्ज डेंसिटी वगैरह सब कुछ कंसीडर करके और फील्ड निकाले, डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकाला जाता है रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से। जैसे हम लोग जानते हैं रिलेटिविटी में एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो सभी कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो उससे आंसर निकलता है, लेकिन हम लोग वो डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखो तो इसमें देखो इफ ई बी the fields with respect to S frame, ठीक है, and E dash B dash, ठीक है, B dash B fields with respect to S dash frame, तो S dash frame के रिस्पेक्ट में फील्ड इतना है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश पैरेलल, या स्पेशली लिख दो, देखो यहाँ पे E डैश पैरेलल विल बी इक्वल टू E पैरेलल, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के पैरेलल जो कंपोनेंट होंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है, ठीक है ना। सो E डैश पैरेलल विल बी इक्वल टू E पैरेलल और B डैश पैरेलल विल बी इक्वल टू B पैरेलल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी अनचेंज रहता है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा। ओके, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, E डैश परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E परपेंडिकुलर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, यहाँ पे V क्रॉस B होगा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये E डैश परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। E डैश परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर में जो है ना वेक्टर लिखा जा रहा है क्योंकि ये एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए परपेंडिकुलर में दो वेक्टर लिखा गया, इट मे बी मोर देन वन कंपोनेंट। ओके, उसी तरह से B डैश परपेंडिकुलर जो निकलता है, ठीक है ना, B डैश परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू B परपेंडिकुलर माइनस V क्रॉस E और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर होता है और रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला देखिए यही है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। जैसे आप किसी बुक में देखेंगे ना तो और भी फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे एक बार में ये डेराइव नहीं हो सकता है, इसको जानते हो, इसको डेराइव करने का तरीका होता है कि पहले एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, वाई कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को आपस में रिलेट करके फिर ये फाइनल फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ग्रिफिथ की बुक में आप देखोगे डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें भी डेरिवेशन भी जानते हो सिस्टम स्पेसिफिक होता है, क्यों एक जनरल डेरिवेशन नहीं कराया जाता है इसमें डेरिवेशन किसी एक सिस्टम के लिए कराया जाता है। जैसे मान लो चार्ज शीट है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, अब उसको हम मूव करा देते हैं, ठीक है ना, तो चार्ज शीट को आप मूव कराएंगे तो उसकी वजह से फील्ड को दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्म करके और फिर उस रिजल्ट को जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो बेसिकली सिस्टम बेस्ड होता है, ठीक है ना, फिर उसको जनरलाइज किया जाता है। लेकिन ये रिजल्ट्स आप जरूर याद रखेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इसको याद रखेंगे तो आप कंपोनेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना।
देखो हम कंपोनेंट याद रखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि ग्रिफिथ की बुक में आप देखिए कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जानते हो क्या होता है कि जैसे आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेमोराइज करते हो ना, कि इफ एस डैश फ्रेम गोज इन एक्स डायरेक्शन तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस तरह से इसमें नहीं होता है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, इफ एस डैश फ्रेम इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन, आपने उसके फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना कि एस डैश फ्रेम इज गोइंग इन वाई डायरेक्शन, तो आप एक्स का जानते हैं ना, तो उससे वाई का लिखेंगे ना तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। वो मतलब जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक्स डायरेक्शन में एस डैश फ्रेम जा रहा है, तो आप जानते हो कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इफ फ्रेम गोज इन वाई डायरेक्शन यू कैन क्विकली राइट द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, बट इन दिस केस दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। मतलब आपको प्लस माइनस साइन का मिस्टेक होने का चांस होता है, तो इसीलिए आप कभी भी कंपोनेंट को मेमोराइज नहीं करोगे, इसी को लिखना है और इसको यूज करके आप कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसमें आपको ये बता रहे हैं कि if s dash moves in x direction, अब देखो ये x डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, तो मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू v और i कैप आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में देखिए पैरेलल वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट जो होंगे वो x कंपोनेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा हो गया ex डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ex और bx डैश विल बी इक्वल टू bx, ये दो आ गए, bx डैश इज इक्वल टू bx, ओके। अब हम लोग देखिए यहाँ पे इसमें y और z कंपोनेंट बचेगा, तो ई डैश परपेंडिकुलर जो लिखा है ना, इसमें लिखना होगा ई वाई डैश और j कैप और प्लस ई जेड डैश और k कैप, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे ई परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो तो इसमें आ जाएगा ई वाई j कैप और प्लस ई जेड और k कैप और प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो v को हम लिख देंगे वी आई कैप और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड और के कैप, ठीक है। और डिवाइडेड में ये अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, देखो ई वाई और जे कैप लिखा है प्लस ई जेड और के कैप और प्लस वी है यहाँ पे, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे से के होगा बी वाई के कैप और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, तो बी जेड और जे जे कैप, ओके। और डिवाइडेड में रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर हम दोनों साइड से कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, अच्छा यहाँ पे के कैप है, ठीक है ना, ई वाई डैश जे कैप और ई जेड डैश के कैप होगा ना, ठीक है। तो हम दोनों साइड से इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड सॉरी आई कैप तो है नहीं, जे कैप एंड के कैप, ठीक है ना। इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ जे कैप एंड के कैप, तो ये कोएफिशिएंट्स आप इक्वेट करेंगे तो यहां से देखिए रिजल्ट आ जाएगा ई वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ई वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से जे कैप इक्वेट कर रहे हैं तो ई वाई और प्लस वी इंटू, ठीक है, यहाँ पे आई क्रॉस जे से के आ गया तो वी इंटू बी वाई के आया था ना यहाँ पे, और आई क्रॉस के से जे आया था यहाँ पे बी जेड, ठीक है। तो यहाँ माइनस है और फिर डिवाइडेड में रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये ई वाई डैश का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ई वाई डैश, ओके। और उसी तरह से अगर हम ई जेड डैश निकालते हैं, देखिए ई जेड डैश, तो ई जेड डैश निकालेंगे तो हमें के कैप को इक्वेट करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई जेड और प्लस वी इंटू बी वाई, ठीक है, दिस वन, और रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली ई जेड का फॉर्मूला हो गया। तो कभी कभी ये देखिए एग्जाम में ऐसे कंपोनेंट्स भी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, दिस फॉर्मूला में भी आस्ट, ओके। तो ये आप देखिए एक जैसा नहीं होता है ना, कहीं पे माइनस आता है कहीं पे प्लस आ जाता है फॉर्मूले में, ये क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये याद नहीं रहेगा एग्जाम में, क्योंकि आप देखिए अभी आपको लग सकता है हाँ हम याद कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कंपोनेंट को बिल्कुल याद नहीं करना है, ओके, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ओके। और इसे मेमोराइज करेंगे, एग्जाम में इसको कैलकुलेट करके लिखना है आपको, ठीक है। ये कंपोनेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंपोनेंट किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ग्रिफिथ की बुक में डेरिवेशन करके पढ़ के देखोगे, देखो उसमें बहुत सिंपल सा डेरिवेशन ऐसे दिया हुआ है, देखो जैसे मान लो एक शीट दी हुई है, ठीक है ना, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो
इसको इधर मूव करा दिया गया भी, ठीक है ना। तो जैसे एक बार शीट स्टेशनरी है, अगर रुका हुआ है शीट, तो आप जानते हो रुका हुआ है तो फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम शीट को मूव कराते हैं, तो शीट को मूव कराएंगे तो देखो चार्ज जो है ना, चार्ज बेसिकली चेंज नहीं होता है, चार्ज डजंट चेंज, बट एरिया चेंज होने से चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी देखिए वेलोसिटी जो है ना वो एरिया के परपेंडिकुलर है, देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें एरिया भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप मूव कराते हैं ना, तो मूव कराएंगे तो ये एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप बोलोगे चार्ज डेंसिटी जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो फील्ड भी चेंज नहीं होगा। वही बोला जाता है कि देखो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, चाहे ये शीट रुका हुआ है या मूविंग है, दोनों केसेस में इस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हियर, इज दैट ओके। तो ये बेसिकली तो आप देख रहे हो कि ये जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी के पैरेलल है, तो वेलोसिटी के पैरेलल देखो स्टेशनरी में मूविंग में दोनों केस में फील्ड का वैल्यू सेम रह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें देखोगे कि चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया गया है कि चार्ज डेंसिटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया है, और एरिया कॉन्ट्रैक्शन आप लोग को रिलेटिविटी में बताया गया, बस उसका यूज उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये दो फॉर्मूले हमें मेनली याद रखना है, देखो दिस फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सम इंपॉर्टेंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज, सम इंपॉर्टेंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए अगर हम लोग, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज, इनवेरिएंट क्वांटिटी ये होता है वो होते हैं जिसका वैल्यू सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज क्वांटिटीज हैव सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो पहला देखो क्वांटिटी है चार्ज, ईएमटी से रिलेटेड। चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है। दूसरा है ई डॉट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए हम ऐसे एस फ्रेम में ई डॉट बी निकालते हैं, और अगर हम एस डैश फ्रेम में ई डॉट बी निकालते हैं तो इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट। और उसी तरह से ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं एस फ्रेम में और फिर एस डैश में निकालते हैं तो ई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी डैश स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटीज है। अब देखिए इसको जानते हो, अभी पढ़ाने का तरीका यही हो सकता है कि हम ये सिर्फ आपको डायरेक्ट बताएं कि ये क्वांटिटी इनवेरिएंट है। अब जैसे मान लीजिए आप बीएससी या एमएससी में पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि ये इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी सेम एक्चुअली। प्रूफ करना है ना, तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीका ये होगा, ठीक है ना। प्रूफ मतलब करा नहीं रहे हम, सिर्फ लॉजिक बता देते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हो आप। देखो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, कभी क्योंकि जानते हो इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। मान लो आपने कभी कोई किसी डिस्कशन में ये यूज कर लिया आपने, ठीक है ना। तो अगर आपने ये यूज कर लिया तो आप वो बोल सकते हैं कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका वैल्यू सेम होता है। तो आप इसको दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि जैसे हम ई डैश मान लो लिखते हैं और डॉट बी डैश, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ई डैश पैरेलल और इनटू बी डैश पैरेलल और प्लस ई डैश परपेंडिकुलर और इनटू बी डैश परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर में वेक्टर हम लिखे हुए थे ना। तो ये है सिचुएशन। तो अब देखिए ई डैश पैरेलल की जगह तो डायरेक्ट आप ई पैरेलल लिख दोगे, तो यहाँ पे ई पैरेलल बी पैरेलल बन जाएगा। और इसे जो है ना, इसे ई डैश परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है ना, ये ई डैश परपेंडिकुलर और बी डैश परपेंडिकुलर, ये दोनों वहां पे पुट कर दो। और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके देखो तो ये इसका रिजल्ट जो है ना, ये सेम आ जाएगा। यू विल गेट ई पैरेलल बी पैरेलल और प्लस ई परपेंडिकुलर और डॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ये प्राइम्ड क्वांटिटी हट जाएंगे अगर आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डायरेक्ट कंपोनेंट वाइज लिख दो, ई एक्स डैश बी एक्स डैश ई वाई डैश बी वाई डैश और ई जेड डैश बी जेड डैश। और उसमें आप ये मान लीजिए कि एस डैश फ्रेम इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन
ठीक है ना। और फिर ये जो लिखा गया ई एक्स डैश की जगह ये लिख दें बी एक्स डैश, ठीक है ना। इसी तरह सी वाई डैश ई जेड डैश लिख दें, ठीक है ना। और सिमिलर फॉर्मूला हम लोग बी एक्स डैश के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी देखो हम फॉर्मूला ऑब्टेन किए थे, यहाँ से ई के कंपोनेंट्स निकाले थे, आप चाहते हो तो बी का कंपोनेंट भी निकाल लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसा करो कि राइट, ये हम होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद से लिख लोगे, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, यहाँ से तो देखो डायरेक्ट निकल जाएगा, बी बी पैरेलल इक्वल है बी डैश, यहाँ पे लिखा गया था ना बी डैश पैरेलल इज इक्वल टू बी डैश पैरेलल इज इक्वल टू बी पैरेलल। तो इसमें देखिए जो पैरेलल का मतलब वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बी एक्स डैश इज इक्वल टू बी 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 एक्स तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालना है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा गया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ लिख दोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार आप खुद से करके देख लोगे, देखो थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। सो राइट कंपोनेंट रिलेशंस फॉर बी बी वेक्टर, ठीक है ना। तो बी वेक्टर के लिए ये आप लोग खुद से लिख करके देख लोगे रिलेशन, ठीक है। एक बार लिख के देखोगे, देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक बार लिख करके देखेंगे और उसके बाद जो है ना ग्रिफिथ की बुक से मैच करा के देख लोगे, ठीक है ना। ग्रिफिथ की बुक में कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर करेक्ट है या इनकरेक्ट है वहां से मैच हो जाएगा, ठीक है। और राइट, तो देखिए यहाँ से ये कुछ रिलेशन है एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आया है ना, वो जानते हो इस इन्हीं रिलेशंस पे पूछा गया है, ठीक है। ये इनवेरिएंट क्वांटिटीज पे मोस्टली क्वेश्चन, अगर आप ये सब नहीं भी पढ़ते हो ना, सिर्फ इस पे फोकस करते हो तो भी मोस्टली एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन अबाउट डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स। हम लोग फील्ड्स के डायरेक्शन के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कंक्लूजन ये कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि ई डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू ई डॉट बी, ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो इसका ये देखो एस फ्रेम में लिखा हुआ है और ये एस डैश फ्रेम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस इफ टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो किसी भी दूसरे फ्रेम से उसे देखेंगे, एस डैश फ्रेम कोई भी दूसरा इनर्शियल फ्रेम होगा, तो उस फ्रेम से देखने पे हमें दोनों फील्ड जरूर परपेंडिकुलर दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसका कंक्लूजन ये है कि इफ E and B, E is perpendicular to B with respect to one inertial, so just take a minute. Yeah. ठीक है, तो देखो इफ E is perpendicular to B with respect to, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो if E is perpendicular to B with respect to one inertial frame of reference, then the two fields are perpendicular to each other with respect to all inertial frame of reference, ठीक है ना। तो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों फील्ड परपेंडिकुलर दिखेंगे, चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये एक फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंक्लूजन ये है, इफ एंगल बिटवीन E एंड B इज एक्यूट, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये दोनों इक्वल है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है, ठीक है ना, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है ना। लेस एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सो इफ एंगल बिटवीन E एंड B इज एक्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वन inertial frame of reference, then angle is acute with respect to all
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देखते हैं तो दोनों के बीच में एंगल सपोज करो 30 डिग्री दिखता है, और किसी दूसरे फ्रेम में मोर देन 90 डिग्री आ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लेस देन 90 दिख रहा है तो किसी भी फ्रेम से देखेंगे तो लेस देन 90 दिखेगा, ठीक है ना, वो कभी भी मोर देन 90 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नाउ ठीक है, इफ एंगल बिटवीन E and B, ठीक है, E and B is obtuse, obtuse means greater than 90 degree, then ठीक है, obtuse ऐसे लिख दो, with respect to one inertial frame of reference, then this angle is obtuse with respect to all inertial frame of reference, ठीक है, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्ट्यूज होगा। ओके ओके, कुछ अदर पॉइंट्स आपको देखो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, किसी भी रिलेशन, ये जो रिलेशंस लिखाया गया है ना, इन सभी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मान लो हम सपोज करो कहते हैं कि एस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बी को 0 भी लिख देंगे, बी 0 लिख दोगे ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन 0 है तो आप देखिए बी प्राइम जो है ना वो नॉन 0 भी आ सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है ना। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, if there is electric field in one frame of reference, there can be magnetic field in another frame of reference, okay, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसी तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, उसी तरह से किसी में मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, ठीक है ना। सो देखो, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन, इन मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, in one inertial frame of reference, ठीक है, then there can be both electric field and magnetic field with respect to, ठीक है, with respect to another inertial frame of reference। तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो सकता है। तो देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आप देखिए एक फ्रेम में हम बोल रहे हैं इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड मान लो 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है ना। तो दूसरे फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया, तो इसका मतलब दूसरे फ्रेम में दोनों अगर होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो वो जरूर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो इट मींस, ठीक है ना, सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इन अनदर, देखो, इन अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस the two fields are always परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जो है ना इसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो देखिए ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस चार्ज पार्टिकल को ही हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। तो अब देखिए इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी अपनी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी अपनी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, ठीक है, अगर आप चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखोगे। तो देखो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी 0, तो मतलब चार्ज पार्टिकल इज नॉट मूविंग, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल आप जानते हो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन इट्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस चार्ज पार्टिकल विल क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब हम ग्राउंड से अगर देखते हैं तो ग्राउंड एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इट विल क्रिएट, क्योंकि इसमें चार्ज है, सो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इस केस में चार्ज पार्टिकल मूविंग, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल मूविंग,
तो इस केस में आप देखिए चार्ज पार्टिकल मूविंग के केस में अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्रेम ऑफ पार्टिकल में आप देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो इन द फ्रेम ऑफ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। सो इन लैब फ्रेम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे वो एवरीवेयर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर जरूर होंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और आप किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे और उनके बीच में एंगल समथिंग एल्स होगा। ओके, दैट विल नेवर हैपन। फील्ड इन लैब फ्रेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ओके, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। तो अब देखिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए ना तो इन्हीं सब फॉर्मूले से पूछे गए हैं। देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है गॉसियन यूनिट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फ्रेम में फील्ड दिया हुआ है, दूसरे फ्रेम में फील्ड निकालना है और गॉसियन यूनिट यूज होता है। तो आप ध्यान रखोगे गॉसियन यूनिट में c इक्वल टू 1 लिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पे c की जगह पे 1 पुट कर दोगे इन सभी रिलेशन में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो हम इस बस कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है, ठीक है ना। अब इससे रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये किसने लिखा है? मूविंग चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर 0। मूविंग चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे 0 होगा? चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ भी है तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार्ज तो है ही ना। जब भी कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है ना। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया तो करंट 0 हो गया ना, ठीक है। चार्ज तो है, तो चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और कोई क्या कह रहे हो? एक्चुअली समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। सर वो प्रीवियस स्लाइड भी आने के लिए बोल रहे एक थे। मिनट, ठीक है। तो देखिए ये इसके असाइनमेंट है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये देखो लिखा है ना इसी इसमें देखिए सभी टॉपिक आप लोग को हो गया है ना। देखो ये बेसिक ये सब तो हो ही गया था, ठीक है ना। इसमें सभी असाइनमेंट अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट इसमें बच नहीं रहा है, ठीक है ना। बस लास्ट में जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन है उसको छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सभी कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसमें दिया होगा। देखो इसमें क्वेश्चन देखिए इस तरह से, मतलब ये सभी जो है ना एग्जाम के क्वेश्चन ही है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखो एग्जाम में इसमें पूछा गया है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, इसका क्या आंसर होगा बताइए। नेट एग्जाम में, और जानते हो ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखो क्या लिखा गया है, इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना। E डॉट बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इफ द फील्ड्स ऑब्जर्व्ड इन अनदर इनर्शियल फ्रेम आर E डैश एंड B डैश, देन
तो आप जानते हो कि ई डॉट बी इनवेरिएंट होता है, एक में 0 है तो दूसरे में भी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया ये। देखो नेट का क्वेश्चन 2008। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ ई एंड बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई द लॉरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो आपको अभी बताया गया लॉरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी, सी ऑप्शन है, ठीक है। जानते हो ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन हैं ये सभी, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो, देखो ईएमटी का ये जो पोर्शन है ना, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद का जो पोर्शन है उसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, ये तो आप लोग कर लोगे, रिलेटिविटी आप लोग पढ़े हुए हो ना, लिंक कॉन्ट्रैक्शन, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे नेट में चाहिए तो अलग है, ये जेस्ट में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या लिखा है, इसका आंसर देखो क्या होगा। एन ऑब्जर्वर इन एन इनर्शियल फ्रेम फाइंड्स दैट एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड vanishes but magnetic field does not. This implies that in any other inertial frame of reference electric field and magnetic field satisfy. बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि एक फील्ड अगर वैनिश कर गया ना तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया दोनों का, ई डॉट बी करेंगे 0 आ जाएगा, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन अब इधर से डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा बन रहा है। जीरो आ रहा है, तो इसमें क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन गॉसियन यूनिट सी इक्वल टू 1 ले लेंगे, आर ई इक्वल टू एंड बी, ई और बी दिया हुआ है इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है ना, एक इनर्शियल फ्रेम में। अब बोला जा रहा है ऑब्जर्वर, इफ एन इनर्शियल ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी, ई का मैग्नीट्यूड 4 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया, मेजर्ड बाय हिम, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। एक ई और बी दिया हुआ है एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में निकाल देना है, ठीक है। देखो लिख दे रहे हैं इसे, ठीक है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे E दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 3x कैप प्लस 4y कैप, और B इज इक्वल टू दिया गया है, B इज इक्वल टू 3z कैप, और B डैश मॉडुलस दिया हुआ है 4, ठीक है। अब हमें सॉरी E डैश मॉडुलस है, E डैश मॉडुलस, तो हमें B डैश मॉडुलस बताना है, तो हम लोग ये रिलेशन लगा देंगे, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर का मॉडुलस लिखोगे यहाँ से 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है ना, और सी का वैल्यू 1 है, बी का मॉडुलस लिखेंगे तो यहाँ से 9 हो गया, इज इक्वल टू ई डैश का मॉडुलस 16 और माइनस 1 इंटू बी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 16 आ जाएगा, 16 से कैंसिल, तो बी डैश इक्वल टू 0, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। देखो आप लोग समझ रहे हो ना क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम फिर भी स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है, हमें तो पढ़ाने में भी खराब लगता है कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि वापस IIT JEE के फील्ड में चले जाएं, कम से कम वहां पे जानते हो क्वेश्चंस टफ होते हैं, ठीक है, टफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट भी कई बार ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, ठीक है, इधर उधर से। इस फील्ड में पढ़ाने में कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, इसमें तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखो ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन आप देखो, आप लोग एक बार थिंक करिए, जानते हो अभी जैसे 14-15 लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं ना क्लास, जानते हो आपको हम बता रहे हैं, आप लोग को अभी लग रहा होगा कि इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानते हो सकता है कि आप लोग भी सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो इस चीज को ही तो समझना है कि एग्जाम में क्यों नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व। अभी तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, तो एग्जाम में सॉल्व इसलिए नहीं होता है कि आप भूल जाते हो कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए रिविजन करिए बहुत ज्यादा से ज्यादा, ओके।
अभी भी देखो आप, इतना छोटा सा क्वेश्चन हम दिए जिसका आंसर 256 आ रहा था, एक स्टूडेंट ने सिर्फ बताया 256। ओके, तो इस चीज को आपको खत्म करना है और वो बार बार रिवीजन करने से आएगा। ठीक है, रिवीजन करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना उसे भी अटेम्प्ट करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा ये। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग क्या आंसर आता है। इसमें लिखा गया इन इनर्शियल फ्रेम uniform electric and magnetic field E and B are perpendicular to each other and satisfy relation in suitable units। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। So in another inertial frame which moves at a constant velocity v with respect to first frame, the magnetic field is 2 root 5 k cap. In second frame, the electric field consistent with the previous observation is, electric field का वैल्यू बताना है कौन सा होगा। डी आ रहा है। डी आ रहा है, ठीक है, तो डी आ रहा है, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही लगा देंगे। देखो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, सी का वैल्यू 1 लिया हुआ है, ठीक है ना, 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें भी देखो, हम लोग ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, और इसमें एक और कुछ दिया हुआ है ना, एक मिनट, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है दूसरे फ्रेम में, बी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 2 रूट 5 और के कैप दिया हुआ है। तो हम लोग ये लिख देंगे, देखो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी को 1 लिखा गया है, इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर होता है। तो ये 29 है इज इक्वल टू, और यहाँ पे ई डैश स्क्वायर और माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो 20 हो जाएगा। तो ई डैश आप देखिए बेसिकली 7 निकल रहा है, ई डैश इज 7। ठीक है, 49 हो जाएगा ना, तो 7 निकल गया। ई डैश मतलब मैग्नीट्यूड जो ई डैश का है 7। अभी देखो डी आंसर आप लोगों ने बता दिया, गलत बता दिया ना सर नीचे √2 भी आएगा ना। कहाँ √2 आएगा, तो डी कैसे बता रहे हो फिर आंसर? इसका आंसर देखो, ई डैश का मैग्नीट्यूड 7 निकल गया ना, तो हमें देखना है कि 7, ठीक है, 7 किस में आ रहा है, तो 7 मैग्नीट्यूड नहीं, इसका तो 7 √2 आ जाएगा, इसका भी 7 √2, इसमें 7 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, इन दोनों में 7 आ रहा है। ठीक है ना, अब जानते हो, सर हाँ, तो इन दोनों में कौन सा होगा? ऑप्शन है वो सर, ई डॉट वी वाला इज इक्वल टू वाला हाँ, कंडीशन। इसलिए ना कि देखो इसमें ये बोला गया ना, देखो इसमें लिखा गया है कि ई और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एक फ्रेम में अगर परपेंडिकुलर है ना, दूसरे फ्रेम में भी परपेंडिकुलर होगा ना। तो देखो इसमें के कैप है, इसको ए से डॉट करोगे ना तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो के कैप है इसलिए इसमें डॉट प्रोडक्ट इसमें 0 आने का चांस है, तो इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसमें ई डैश इतना निकल गया। फिर दूसरा कंडीशन है कि ई डैश शुड बी परपेंडिकुलर टू बी डैश। ठीक है, तो इसलिए हम लोग, ठीक है, ई डैश इज परपेंडिकुलर टू बी डैश, सो दिस इंप्लाइज दैट कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, अदर ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन अगर नहीं दिया होता ना तो फिर दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हो सकता था। ओके, देखो ये सभी क्वेश्चंस आप ध्यान रखिए, ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम सी पार्ट। ओके, इस टॉपिक का क्वेश्चन कभी भी बी पार्ट में नहीं पूछा गया है, ये सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, सी पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आई थिंक 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 करना होता है ना? 20 क्वेश्चन करना होता है ना। आप देखिए, तो 20 क्वेश्चंस करना है 5 नंबर का, अगर 20 क्वेश्चन आप इसी को कर दो, ठीक है ना, तो 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। ठीक है,
आप किसी पार्ट को देखो भी मत, ठीक है। तो जानते हो सी पार्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि सी पार्ट में गलती होने पे नेगेटिव मार्क्स भी ज्यादा होता है। तो आप थोड़ा मतलब ऐसा करिए कि थोड़ा फोकस से स्टार्टिंग में करिए सी पार्ट को, और सी पार्ट में 20 क्वेश्चन जैसे ही किया आपका 100 मार्क्स, ठीक है, पेपर सबमिट कर दो, ठीक है। 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए, और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम क्लियर करना, मुझे पता है समझ ही नहीं आता कि स्टूडेंट का ये नेट का एग्जाम क्लियर कैसे नहीं होता है, और मार्क्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या है, इतना इतना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है इन सभी क्वेश्चन में, थोड़ा भी मेहनत कर लोगे ना तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पता नहीं। अब देखो स्कूल में हाईएस्ट कितने मार्क्स तक आ गए हैं नेट के एग्जाम में? देखो नेट का तो मतलब जैसे हमने कई बार देखा है कि मतलब 130 तक तो हमने देखा है कि मतलब एक स्टूडेंट था, प्रांजल नाम था उसका, ठीक है। उसका जो है ना 130 के आसपास मार्क्स आया था, ठीक है। तो उसका भी रैंक मतलब वही 20 या 25 के आसपास रैंक था, ठीक है। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसा ही मार्क्स था उसका, ठीक है। मार्क्स तो लाया जा सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। जानते हो अगर हम आपको बता रहे हैं कि आईआईटी जेई का टॉपर को बैठा देना है इसमें, इस एग्जाम में, तो वो 200 में 200 मार्क्स लाएगा इसमें, 200 और 200 आउट ऑफ 200, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो आईआईटी जेई में मार्क्स होता है 360, आजकल मार्क्स 360 में 360 के आसपास आ जाता है मार्क्स, 3 मान लो बहुत कम आया 350 के आसपास मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं है क्वेश्चन, तो क्यों नहीं लाया जा सकता। आईआईटी जेई से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जेई का मेंस में भी नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। एडवांस की बात ही अलग है, मेंस में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। जानते हो आईआईटी जेई में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जिसमें आप फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ रहा है, बिना इंटेलिजेंस यूज किया हुआ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें बिना इंटेलिजेंस के आप आंसर निकाल रहे हो। ऐसे क्वेश्चन के एक बस ये वाला लगाया, इसमें पुट किया, इसमें पुट किया, ठीक है, ये पुट किया, ये निकल गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है आईआईटी जेई में। वही हम बोल रहे हैं ना कि आईआईटी जेई का टॉपर को बैठा दो इस एग्जाम में, देखो 200 में 200 ले आएगा वो। ठीक है, तो देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं बेसिक, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। जैसे ये सभी क्वेश्चन है ना, ये अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस बार देखो नेट नवंबर 2020 क्वेश्चन है, ये सभी देखो कंपोनेंट के क्वेश्चन है। इसको इसका जरा देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या क्या आंसर आएगा। 70 नंबर कंपोनेंट वाइज पूछ दिया है ये। The electric field due to uniformly charged line, infinite line along z-axis as observed in the rest frame S of the line charge is, ये फील्ड दिया हुआ है in a frame M moving with speed v with respect to S along z direction, z डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट कौन सा हुआ? सर सी आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो अभी हम लोग देखो फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे ना कि ये देखो वेलोसिटी जो है ना z डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया। तो मतलब देखो अभी हम फॉर्मूला बताया था ना, ई डैश इक्वल टू ई और प्लस v क्रॉस b लिखे हुए थे, तो b जीरो हो गया, तो बस हमारा ई डैश परपेंडिकुलर जो आएगा वो ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई रूट अंडर, तो 1/√अंडर 1/√अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर को गामा बोलते हैं ना, तो इसका 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 डी ऑप्शन आएगा ना। विल यू गेट डी ऑप्शन? यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो अगेन देखो क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ दिया ना। देखो अभी अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये फॉर्मूला है हमारा, देखो ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये है ई परपेंडिकुलर और प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ऐसे लिखा होता है ना रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी को गामा लिखते हैं हम लोग, तो ये गामा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो आ गया यहाँ से, दिस इज जीरो, तो ये जीरो आ गया, तो बस ऐसा बच गया ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर और डिवाइडेड इनटू गामा आ गया। तो अब देखिए दोनों वेक्टर आपस में रिलेट हो रहा है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो इसका y कंपोनेंट निकालोगे, इसके y कंपोनेंट से रिलेट हो सॉरी x कंपोनेंट x से रिलेट हो जाएगा और y कंपोनेंट y से रिलेट हो जाएगा, बस गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी z डायरेक्शन में है ना, तो vz z कंपोनेंट जो होगा पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा,
और एक्स और वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला फॉर्मूला पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, बताइए आप। डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे, फॉर्मूला पूछ दिया गया है। ठीक है, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखो हम करा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी इसको, ये क्वेश्चन देखो एक नेट एग्जाम पूछा गया था, ये स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये मतलब यही कुछ, इसी क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट बोलते हैं कि ये लेनर्ड विचर्ड पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया। वैसा नहीं है, ये फील्ड मूविंग चार्ज के फील्ड का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग इस फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इसको आप लोग देख लीजिए जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, sir. देखो इसमें क्या लिखा है, इन एन इनर्शियल फ्रेम एस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय and scalar potential is 0. Electric field and magnetic field seen by inertial observer moving with velocity v I cap with respect to s are respectively. ठीक है, तो अब हमें बोला गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सीन बाय इनर्शियल आई एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये। ठीक है ना, तो देखिए इसमें वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसको इसका कर्ल लेकर, ठीक है ना, तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है ए जेड और क्या दिया हुआ है, आई कैप। Yes. आई कैप है, ठीक है ना, तो हम लोग बी निकाल देंगे, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो यहां से देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये हो जाएगा डी डी एक्स, डी डी वाई और डी डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे ये आई कैप ही है, ए जेड हो जाएगा और ये 0 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसमें वाई कंपोनेंट निकालोगे ना तो बचेगा ये। ठीक है ना, तो वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली ए जेड डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ए जे कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये टाइम डिपेंडेंट केस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं ना, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ये होता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये तो 0 दिया हुआ है स्केलर पोटेंशियल, और ये भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमें दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जे कैप में है, और इसमें जो फ्रेम की वेलोसिटी दी हुई है ना, जो फ्रेम मूविंग है, वो v इज इक्वल टू वी आई कैप दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट इक्वल होता है ना, तो ई डैश का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो ई के पैरेलल कंपोनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे वेक्टर 0 है ना, तो सारे कंपोनेंट 0 है, तो पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गया। तो दूसरे फ्रेम में मतलब आई कैप कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा वेलोसिटी के पैरेलल। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट बी डैश पैरेलल इज इक्वल टू बी पैरेलल होता है। ठीक है ना, सॉरी बी पैरेलल, इसमें वेक्टर हटा दो। ठीक है, बी डैश पैरेलल इज इक्वल टू बी पैरेलल। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आई कैप के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है एस फ्रेम में, तो इसमें भी 0 आएगा ये। ठीक है ना, तो दिस इज 0। अब हम लोग यहाँ पे ई डैश परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है ना, तो ई डैश परपेंडिकुलर होता है ई परपेंडिकुलर और प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, और इंटू गामा कर दो, ऐसे गामा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को गामा लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ई परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब सारे कंपोनेंट 0 है, तो इसको आप 0 लिख दोगे, और प्लस वी के जगह लिखेंगे हम लोग वी आई कैप और क्रॉस ए जे कैप मैग्नेटिक फील्ड, और इंटू गामा, वाई क्रॉस जे से के आ जाएगा, तो वी ए और इंटू के कैप, तो ये और इंटू गामा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वी ए के कैप और इंटू गामा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी डैश परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बी परपेंडिकुलर माइनस
और v क्रॉस e और डिवाइड बाय c स्क्वायर, ठीक है, और इनटू गामा। तो यहां से देखिए दिस विल बी, तो बी परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे बी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बी परपेंडिकुलर जब निकालते हैं तो बी ई परपेंडिकुलर में ई परपेंडिकुलर आता है, बी परपेंडिकुलर में बी परपेंडिकुलर। इसमें ये जो फील्ड है ना, इसमें आप ध्यान रखो परपेंडिकुलर भी लिख दोगे ना, जैसे ये परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो इसमें भी परपेंडिकुलर लिख दो तो भी गलती नहीं होगा, या फिर बी वेक्टर लिखिए या बी परपेंडिकुलर लिखिए, दोनों में ये करेक्ट होता है ये फॉर्मूला। इसमें बी परपेंडिकुलर लिखने से भी करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बी परपेंडिकुलर हम लिख रहे हैं, तो बी परपेंडिकुलर तो यही है ना, वेलोसिटी इज इन आई कैप डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जे में है, तो यही तो परपेंडिकुलर फील्ड हो गया। तो यहाँ पे ए जे कैप लिख देंगे, ठीक है ना, और माइनस जो फ्रेम दिया हुआ है उस फ्रेम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो दिस इज जीरो एक्चुअली, और इंटू गामा, तो ये आ जाएगा ए गामा और इंटू जे कैप, ठीक है ना। तो दूसरे फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ए गामा और इंटू जे कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी ए गामा इंटू के कैप है। ओके, तो आप लोग ऑप्शन ए कैसे बता रहे थे? देखो इसमें आंसर कौन सा आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी ए के कैप, देखो वी ए के कैप इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है ए गामा जे कैप, ए गामा जे कैप, ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने ए ऑप्शन बताया है ना, दो दो लोग बताए थे ए ऑप्शन, कैसे बताए थे ए ऑप्शन बताइए? दूसरे बोल दिया, मतलब पहला आवाज ऑप्शन, मतलब पहले एक आवाज नहीं आ रही क्लियर। और किसी ने ए ऑप्शन बताया? ये बताइए किसने बताया था एक और ए ऑप्शन? ये मतलब हम समझना चाहते हैं कि आप लोग का आंसर कैसे आया था ये ऑप्शन। हाँ सर, वो हम परपेंडिकुलर वाला कैलकुलेट नहीं किए थे सर वो। अच्छा, परपेंडिकुलर कैलकुलेट नहीं किए। हाँ, तो ये ध्यान रखोगे कि दोनों कैलकुलेट करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कंप्लीट फील्ड तो इसी से पता चलेगा ना। अगर देखो जैसे ये पैरेलल जो है ना वो नॉन जीरो आता, परपेंडिकुलर जैसे ये आ गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। ये पैरेलल तो जीरो हो गया तो डायरेक्ट इसलिए आंसर ये कह रहे हैं ना, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर दोनों नॉन जीरो आता है ना, जैसे यहाँ पे भी ये नॉन जीरो आंसर दे दिया होता है, ठीक है ना, यहाँ से नॉन जीरो आंसर आता है और यहाँ से भी नॉन जीरो आंसर आ गया होता है, ठीक है ना, ये और ये नॉन जीरो आता है, तो फिर दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, दोनों को हमेशा कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। ओके, ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसको आप पहले आंसर करिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए चार्ज, ए पॉइंट चार्ज Q moves with constant velocity. A point charge Q moves with constant velocity V, ये कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ लिखा हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरह से, ई आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the frame of reference ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। मतलब देखो लैब फ्रेम में आप ये कह सकते हो कि लैब फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है E, और मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है। अब हम चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। A point charge Q moves with constant velocity in perpendicular uniform electric and magnetic field. So calculate value of electric field in the frame of reference of charge particle. Charge particle के frame of reference में हमें value of electric field निकालना है। Okay.
गामा गामा नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। गामा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्यों वी दिया हुआ नहीं है ना क्वेश्चन में, देखो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी इज नॉट गिवन, तो आप गामा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें ऐसा होगा कि इसमें बोला गया ना कि चार्ज पार्टिकल, पहले तो हम सपोज करो लैब फ्रेम में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो इन लैब फ्रेम, ठीक है, तो लैब फ्रेम में आप देखिए कि इसमें बोला गया चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है ना वो जीरो है, फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो फोर्स जीरो है तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो हियर फोर्स इज जीरो, सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि क्यू ई ऐसे लिख सकते हो, क्यू ई देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, क्यू और वी क्रॉस बी ये सम जीरो होगा। तो यहां से देखिए कि क्यू तो कैंसिल हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप दिया हुआ है प्लस वी क्रॉस, और बी को लिख देंगे बी और इंटू के कैप, तो दिस सम इज जीरो, ठीक है। तो यहां से देखिए कि वी ऐसा आ रहा है ना, वी क्रॉस बी और इंटू के कैप इज इक्वल टू माइनस ई और इंटू आई कैप लिखना होगा, ठीक है ना, दिस वी गेट। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे माइनस जे लिख देना अगर वेलोसिटी में, तो जे क्रॉस के से आई कैप आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी जो होगा ना यहाँ पे वो बेसिकली ई बाई बी होगा, और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। सो दैट्स दी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बेसिकली ई बाई बी है, ओके। और ये जे कैप के डायरेक्शन में है, तो देखिए ये हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस जे कैप, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही आ रहा है ना, ये माइनस इधर आ गया, तो यहाँ जे लिखेंगे ना अगर, तो जे क्रॉस कैसे तो आई आ जाएगा ना, तो माइनस जे लिखना होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए वेलोसिटी के ये दोनों फील्ड्स जो है ना परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप देखो चार्ज पार्टिकल अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं, हमें सिंपली ये बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फ्रेम में निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, आप देखिए वेलोसिटी के ये फील्ड परपेंडिकुलर था, ठीक है ना, फील्ड वॉज परपेंडिकुलर, तो पैरेलल कंपोनेंट तो जीरो है, ठीक है ना, देयर इज नो पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल है और दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम ये निकालेंगे ई डैश परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ई परपेंडिकुलर और प्लस वी क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ठीक है, ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर जो लिखा गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ई आई कैप ये परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और भी हमारा यहाँ पे देखो ई बाई बी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ई बाई बी और जे कैप अक्रॉस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिया हुआ है बी के कैप, सॉरी बी के कैप माइनस में, ये भी माइनस में दिया हुआ था ना, और फिर रूट अंडर यहाँ पे आप लिखोगे वन माइनस भी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे ई बाई बी, तो ये ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए जे क्रॉस के से आई आ जाएगा, आई कैप कॉमन ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ना आई कैप, और यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ से बी और बी कैंसिल हो गया, ठीक है, अच्छा जीरो आंसर आ रहा है ना, ठीक है, तो ये जीरो आ गया, आंसर इज जीरो, ठीक है, ये बी और बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ई आई कैप तो जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ पे बोला गया है ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये जीरो होगा, ठीक है ना। ये जानते हो मतलब हम लोग थ्योरेटिकली बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं, इसका रीजन जानते हो क्या है, देखो अगर हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना तो उसमें ये बोला जाता है कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस लॉजिक से भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीरो आएगा, जानते हो कैसे, देखो इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर हम जैसे ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ना एक लॉ है फिजिक्स का, सो
According to first postulate of relativity, if momentum is conserved in one inertial frame of reference, then it should be conserved in all other inertial frame of reference. सभी फ्रेम में कंजर्व्ड होना चाहिए मोमेंटम। अब देखिए हम चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे तो उसके फ्रेम में अपनी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो आता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन तो ये कहता है ना कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोमेंटम कंजर्व्ड है तो दूसरे में भी कंजर्व्ड होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्व तभी हो सकता है ना जब फोर्स जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो सेपरेटली जीरो हो जा रहा है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकॉज वेलोसिटी जीरो, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन से हमारा आंसर जीरो आ गया, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसको लॉजिक से इस क्वेश्चन को बताया जा सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये नेट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें ये बताता है कि कूलॉम्स लॉ जो है ना मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा गया है ना, इन द रेस्ट फ्रेम S1 ऑफ ए पॉइंट चार्ज with electric charge, point particle with electric charge Q1, another particle with electric charge Q2 moves with a speed v parallel to x-axis at a perpendicular distance L. The magnitude of electromagnetic force felt by Q1 and Q2 when distance between them is minimum is, ठीक है ना। तो इसमें देखो फोर्स जो निकाला गया ना, देखो इसमें बोला गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फेल्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2, तो Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाते हैं ना कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो तो सिंपली होता है Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय 4πε0 डिस्टेंस स्क्वायर, उसमें गामा तो आता नहीं है। अब देखिए इसमें सभी ऑप्शन में गामा का फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, गामा इज गिवन इन ऑल ऑप्शंस, ओके। तो आंसर मतलब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो आप ये ध्यान रखेंगे जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं ना, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, तो उस केस में कूलॉम्स लॉ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग हो जाता है तो वहां पे कूलॉम्स लॉ आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसमें तो एक अच्छी चीज थी कि इसमें कोई भी ऑप्शन कूलॉम्स लॉ का नहीं दिया हुआ था, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते थे, वो डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ लगा सकते थे, ठीक है। तो इसमें तो ये एक्चुअल में फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस हम लोग जानते नहीं है क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको जानते हो क्या करेंगे हम, फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्कस करेंगे। हम फोर्स जो निकालेंगे ना वो कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो अप्लाई होगा ही नहीं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोर्स निकालेंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से फील्ड निकाला जाएगा, ठीक है ना, सॉरी फोर्स निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन में ये बोला गया ना, इन द रेस्ट फ्रेम S1 ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल विथ इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, another point particle with electric charge Q2 moves with speed v parallel to x-axis at a perpendicular distance L. The magnitude of electromagnetic force felt by Q1 due to Q2 is, ठीक है, when distance between them is minimum is, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q1 रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेते हैं, ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस लाइन के लॉन्ग। So there is another charge particle which is moving in this direction, इस तरह से मूव कर रहा है। तो जब दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, Q2, यहाँ पे Q2 आ गया और ये है Q1, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो L हो गया, डिस्टेंस इज L, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस L है, तो ठीक है। तो Q1 तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो अब हमें बताना है कि अभी देखिए यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल और डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, आगे जाने पे भी दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस मोमेंट पे दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ये चार्ज अगर रुका हुआ होता तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि रुके हुए होने पे इसका कूलॉम्स लॉ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये चार्ज मूविंग है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, देखो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू निकालना चाहते हो ना,
तो ये चार्ज ऑन 1 एंड फील्ड ऑफ 2 आप ऐसे लिख देंगे ना तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मूविंग चार्ज का फील्ड यहाँ पे लिखेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से कितना फील्ड आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फील्ड निकालते हैं। तो देखो इसके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चार्ज तो रुका हुआ होगा, तो इस चार्ज को हम जैसे मान लो ये बोल देते हैं कि ये चार्ज जो है ना एस डैश फ्रेम बन गया, ठीक है ना। ये एस फ्रेम में है और ये चार्ज जो ऐसे मूव कर रहा है ना, दिस इज सपोज एस डैश फ्रेम। तो हम लोग पहले इस चार्ज के फ्रेम में कैलकुलेशन करते हैं फील्ड का। तो देखो इन द फ्रेम ऑफ Q2 के फ्रेम में देखोगे ना तो ये Q2 इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। तो हम रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगाते ही हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका फील्ड तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होगा, ई डैश जब निकालोगे ना तो ई डैश वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज रेस्ट में है तो इसका फील्ड इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये बेसिकली Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और ये डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगा। तो अगर इन द फ्रेम ऑफ Q2 आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही नहीं, तो बी डैश 0 हो जाएगा। तो इसको मूविंग फ्रेम को हम एस डैश फ्रेम बोल दिए, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया। अब हम इन द फ्रेम ऑफ Q1 निकालना चाहते हैं। देखिए इन द फ्रेम ऑफ Q1, ठीक है ना। तो Q1 के फ्रेम में निकालोगे ना तो देखो E पैरेलल इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि E डैश पैरेलल होता है। अब E डैश देखिए यहाँ पे E डैश जो है ना, यहाँ पे फील्ड वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखिए आई कैप में है और ये फील्ड जे कैप में निकला है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट तो 0 है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट आई कैप में नहीं है तो ये 0 आ गया। अब हम E डैश परपेंडिकुलर निकालते हैं इसका। देखिए E परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसमें डैश वाली क्वांटिटी नोन है ना, तो हम E परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो E परपेंडिकुलर निकालेंगे आप, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो E डैश परपेंडिकुलर, और जो भी जहाँ पे लिखते थे ना वहाँ पे माइनस भी करना होगा, जैसे हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे ना पहले, उस तरह से v की जगह, क्योंकि हम अनप्राइम्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं यूजिंग प्राइम्ड, ओके, तो v की जगह माइनस v कर दोगे और रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसे लिखना होगा, तब गामा आ जाएगा। तो देखिए ई डैश परपेंडिकुलर अगर आप देखते हैं तो इस b डैश तो 0 है, ठीक है ना, b डैश इज 0, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे। तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये यहाँ पे गामा आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये टर्म तो 0 हो जाएगा, दिस टर्म इज 0, ठीक है ना। तो दिस इज गामा, ओके। तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, दिस टर्म बिकम्स गामा, ओके, यही आ रहा है ना। और यहाँ पे माइनस जे कैप आप लिखना चाहते हो तो ये लिख दोगे, इसका वेक्टर जब पुट करोगे ना तो माइनस जे कैप आ गया। तो फील्ड आप देखिए इतना निकल गया। तो अब हम फोर्स लिखेंगे ना, देखिए एक कंपोनेंट तो 0 आ गया डायरेक्टली फील्ड का, तो बस टोटल फील्ड यही होगा। तो मतलब ई वेक्टर आप निकालेंगे तो ये बेसिकली Q2 इंटू गामा निकल रहा है, ठीक है ना, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, और ये माइनस जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 जो निकल रहा है ना बेसिकली, क्या कह रहे हो? फॉर्मूले में बीच में प्लस है। नहीं, फॉर्मूले में तो प्लस होता है तो उस टाइम ई डैश निकाल रहे होते हैं ना सर। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो ना, जैसे एक्स डैश निकालते हो, देखो एक्स डैश इक्वल टू, तो ऐसे लिखते हो एक्स माइनस बी टी और इंटू गामा, ठीक है। लेकिन जब एक्स निकालते हो तो क्या लिखते हो, एक्स डैश प्लस बी टी डैश और इंटू गामा ऐसे लिखते हो ना। वी का साइन चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? वही किया गया ना यहाँ पे। ई डैश जब लिखते हैं ना तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बी जब आता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो हम उल्टा लिख दिए ना। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ध्यान रखोगे, दिस इज इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए माइनस आ गया यहाँ पे। तो अब ये जो है ना हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो इसी को E2 बोला जाएगा ना। ये फील्ड ऑफ 2 है, देखो Q2 लिखा हुआ है ना, ये E2 वेक्टर है, तो हम फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 लिख रहे हैं। तो अभी हम बताया ना कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है, ठीक है ना, चार्ज ऑफ 1 और फील्ड ऑफ 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए Q1 और ये E2 जब पुट करोगे तो यहाँ से Q2 और इंटू गामा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड यही लिख दोगे, ठीक है ना, दैट्स द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कुछ भी नहीं था ये, बस थोड़ा सा आपको फील्ड, बस ये सोचना था कि मूविंग चार्ज में फोर्स कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो हम ये फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई होता है। ये हम आप लोगों को जब ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किए थे उस टाइम भी बताए थे, ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना जो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेस, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन फिजिक्स, ओके। तो बस देखिए आप, हमने फील्ड निकाल दिया, फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल दिए। पहले देखो फील्ड निकाले इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ Q2 रेस्ट में है, तो कूलम्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट से फील्ड निकल जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0। अब हम इसके फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसके फ्रेम से देखने पे Q2 मूविंग है ना,
तो पहले हम एस डैश फ्रेम का फील्ड यूज करके इस फ्रेम में फील्ड निकाल दिया, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया गया, ठीक है ना, वहां से फील्ड निकल गया, फील्ड को इसमें अप्लाई कर दिया, वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानते हो एक और तरीका है, एक फील्ड मूविंग चार्ज जब मूव कर, कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है ना, तो उसका फील्ड कितना होता है, वो आप देखो ग्रिफिथ की बुक में जो है ना, लिनर्ड विचर पोटेंशियल के बाद एक चैप्टर दिया हुआ है फील्ड, एक फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड जेफी मेनकोस फॉर्मूला। जेफी मेनकोस फॉर्मूले से उसने निकाल रखा है लिनर्ड विचर पोटेंशियल को यूज करके, ठीक है, मूविंग चार्ज का फील्ड, उसमें एक बड़ा सा फॉर्मूला है, दैट इज अ बिग फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू थीटा डिपेंडेंट फील्ड दिया हुआ है, वो थीटा जब 90 पुट करोगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे भी किया जा सकता है, मगर वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है तो हम उससे क्यों करेंगे, इससे कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे इसका आंसर, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप अदर जो भी क्वेश्चन है ना इसमें, वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसमें स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है 16 नंबर। अब देखो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तो फिर आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देने से इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता है ना, तो हम एक ट्रिकी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है ना, 16 नंबर, इसको आप लोग करके देखोगे, नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर अच्छा ये क्वेश्चन जानते हो, एक मिनट हम ये भी बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना स्ट्रैट डॉपलर इफेक्ट का है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाँ वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन जानते हो ईएमटी का नहीं है, मतलब स्टूडेंट गलती से यहाँ पे पुट कर दिए हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रिलेटिविटी में जो डॉपलर इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो लोग रिलेटिविटी में डॉपलर इफेक्ट पढ़े हुए हैं वो लोग कर सकते हैं इसको, अदरवाइज ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम फिर किया जाएगा ये। हाँ क्या कह रहे हो और क्या बोल रहे हो? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा तो फिर फोर्स ऐसा नहीं होगा सर। फोर्स नहीं, डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं मिनिमम नहीं, अगर मिनिमम जगह पे नहीं दिए तो मिनिमम करेंगे सर, जब हाँ, मिनिमम नहीं दिया हुआ है तो फिर निकाल, दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर यहाँ पे नहीं, फिर उस केस में जो है ना, देखो यहाँ पे मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे होगा, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ऐसे डिस्टेंस, ठीक है। फिर फील्ड निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे ना, तो फील्ड देखो फिर इधर ऐसे कंपोनेंट, फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस जे कैप लिखा गया ना, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, तो उसका एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और एक वाई कंपोनेंट भी होगा। एक्स कंपोनेंट जब होगा तो फिर ये पैरेलल वाले से भी कुछ आंसर आएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी है, तो फिर उस केस में पैरेलल कंपोनेंट जो है ना नॉन जीरो आ जाएगा। फिर परपेंडिकुलर ऐसे ही निकालेंगे तो दो आंसर आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके फील्ड निकालना पड़ेगा, तो ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। कैलकुलेशन बस बड़ा हो जाएगा, मेथड तो यही रहेगा, मेथड विल रिमेन द सेम, समझ में आया ना। तो दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे वहां पे, पैरेलल भी आ जाएगा, परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, ओके ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ईएमटी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दिन के बाद फिर हम जो है ना कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्मो थर्मोस्टैट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि थर्मोस्टैट्स के लिए सूटेबल टाइम आप लोग के लिए कौन सा है, कौन सा टाइम पे लें क्लास थर्मोस्टैटिक? हम सर शाम को, सर दिन में कॉलेज, कितने बजे लें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अटेंड कर पाए इस क्लास को? सर 2 से ले लीजिए। नहीं 8:30 तो शाम में, हाँ तो 8:30 10:30 दिन में सर ये जो टाइम चल रहा है। अच्छा देखो सभी लोग अलग अलग नहीं बताते हैं। सर मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग में बोल रहे हैं, सभी का तो देखो अलग अलग है ना ओपिनियन। 4 से 6 ले लेकर उस 4 बजे से 6 बजे तक टाइम है जो दोपहर में। चलो ठीक है, देखते हैं हम इसको जो है ना एक फिक्स टाइम पे ही इसका क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको अभी आ रहा हूं। ओके तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, हम लोग एक दो दिन में ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कल या परसों से स्टार्ट करते हैं इसको थर्मोस्टैट्स, ओके। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थर्मोस्टैट्स और ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर अब पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एंगुलर मोमेंटम चल रहा है ना क्वांटम में, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाने के बाद फिर ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर में, ओके। तो आज की क्लास जो होगी ना क्वांटम की, उसके बाद आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर भी स्टार्ट किया जा सकता है, ओके। ये ओके लास्ट सर। क्लास सर, क्या कह रहे हो? ये लास्ट क्लास। हाँ ये क्लास बस हो गया, आप लोग का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना वो हम करा देंगे, ठीक है। ये ऑप्टिक्स का जो पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, ओके सर। ठीक है।